हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका केस बहुत बार रिफ्यूज्ड हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो पूरी देखिएगा तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिनका केस बहुत बार रिफ्यूज्ड हो चुका हो तो उन्हें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहिए, क्या कब आपको लगता है कि आपका केस जो है वो बहुत बार रिफ्यूज्ड हो गया है। कई बार तो लगता है कि यार एक बार रिफ्यूज्ड होने पे ही हमारा केस जो है ना, और कई बार तो 5 रिफ्यूज़ल 6 रिफ्यूज़ल के बाद में ये चीज़ें जो है वो एहसास में आती हैं। तो क्या रिफ्यूज्ड केस पे वीज़ा होना सच में डिफ़िकल्ट है? पहली बात तो ये कि क्या रिफ्यूज्ड केस में वीज़ा होना जो है वो सच में डिफ़िकल्ट चीज़ है? और दूसरा ये कि अगर बहुत बार रिफ्यूज्ड हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए वीज़ा लेने के लिए? अगर हमें वीज़ा लेना ही है तो बहुत बार एक ही चीज़ बार बार सेम वही रिज़ल्ट आ रहा है और एक ही जैसा रिफ्यूज़ल में लिख के आ रहा है कि आपका जो पर्पस है वो क्लियर नहीं है और आपके वापस आने का इंटेंशन, ज़्यादातर चीज़ें ये जो हैं यही आती हैं कि आपके वापस आने का जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं, कैसे नई चीज़ें जोड़ सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में तो ये चीज़ें होती हैं कि यार अदर आदमी को ना इस प्रोफाइल पे वीज़ा मिल गया, अगर मैं ऐसी प्रोफाइल तैयार कर लूँ तो मेरा भी वीज़ा हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे उसने कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल की हैं, बहुत सारे लोग वैसा ही करते हैं, वैसे ही कंट्री ट्रैवल करते हैं, उतना ही फ़ंड रखते हैं अपने अकाउंट में, वैसे ही आईटीआर भरते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ में जो सर्कमस्टांसेस थे उस समय वो अलग थे। उस समय एम्बेसी का वर्कलोड जो था वो अलग था, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर उस समय जो वर्कलोड था वो अलग था और उनके प्रोफाइल जो है वो एकदम डिफ़र है, उनकी एज एकदम डिफ़र है। आपने वैसी कंट्री ट्रैवल कर ली, उतना फ़ंड डाल लिया, वैसे ही आईटीआर कर ली, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वीज़ा हो जाए अगर उनका हो। क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स तो यही लेकर आती हैं कि सर फलां आदमी का सर इस आईटीआर के साथ में, सर इतनी ट्रैवल हिस्ट्री के साथ में, सर इस देश का हो गया सर। तो सर मेरे जो चांसेस हैं वो भी तो है ना सर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ चांसेस की कोई बात ही नहीं होती। एक क्राइटेरिया टाइप का होता है कि अगर आप उनके उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर देते हैं, क्योंकि एम्बेसीज अगर ओपन हैं, एम्बेसीज अगर किसी देश में हैं तो वो है वीज़ा देने के लिए। अगर दूसरे लोगों को वीज़ा मिल रहा है तो मतलब अगर मेरा केस रिफ्यूज़्ड हो रहा है तो मुझे कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने में, कहीं ना कहीं उन्हें बताने में कि मैं वापस क्यों आऊँगा, ये दिक्कत हो रही है। तो इन चीज़ों को कई लोगों को लगता है कि कई बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि एक अजीब सी प्रोफाइल पे जब वीज़ा मिल जाता है, उसके चक्कर में बहुत सारी प्रोफाइल जो है ना, ये सच्चाई है, उसके चक्कर में बहुत सारी जो प्रोफाइल हैं वो रिफ्यूज्ड होती हैं। क्यों? आपको नहीं पता कि वो जो बहुत कम इनकम वाली या बहुत कम बैलेंस्ड वाली या बहुत कम आईटीआर वाली प्रोफाइल या बहुत कम ट्रैवल हिस्ट्री वाली प्रोफाइल को वीज़ा क्यों हुआ, आपको नहीं पता उसके पीछे कि उसका रीज़न क्या है। हो सकता है कि वो जब लगाया गया तो उसकी एनओसी, उसका कवर लेटर या उसकी कंपनी बहुत ही चर्चित कंपनी रही हो जब उसने अप्लाई किया हो, और हम यही चीज़ें देख के कि यार उसकी 32,000 रुपये, उसके 30,000 रुपये, उसकी 25,000 रुपये इनकम, उसको वीज़ा मिल गया, मेरी तो 40 है, मेरा 40 का बिजनेस है, मेरी एनुअल इनकम 5 लाख है भाई, उसकी तो 4 लाख थी, उसे वीज़ा मिल गया, उसके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। किसी एक ऐसी प्रोफाइल पे वीज़ा आ जाने पे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हज़ारों प्रोफाइल जो हैं वो बेकार होती हैं। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके बता देते हैं कि ऐसी ऐसी प्रोफाइल पे जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड हो गया, लेकिन वो नहीं बताते हैं कि उनके पीछे कंपनी, एनओसी, कवर लेटर, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर की। अब दूसरी चीज़ ये कि उस चीज़ को बताने से पहले कि अगर आपका वीज़ा बहुत बार रिफ्यूज़्ड हो जाए तो क्या करना चाहिए, उससे पहले ये बस जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं वो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास शेंजन की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप शेंजन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अपने ध्यान में जो चीज़ें रखनी हैं वो ये हैं
कि आपको अपनी प्रोफाइल को कैसे करना है। आपको याद रखना है कि आप कहीं आउट ऑफ टाइम तो नहीं लगा रहे, आउट ऑफ सीज़न तो नहीं लगा रहे अपनी प्रोफाइल को। कहीं आप लगा रहे हैं वहाँ हरियाली देखने के लिए और वहाँ पे हो रही है बर्फ़बारी, तो कहीं ऐसा सीज़न तो नहीं है। आपको 2-3-4 चीज़ों पे जो है वो ध्यान देना होता है। एक तो ये कि आपका जो बजट है उस ट्रिप को लेकर आपके अकाउंट में उससे दुगने रुपए होने चाहिए बस। और इनकम कितनी होनी चाहिए? इनकम यूरोप में या यूके में या यूएस में जो एवरेज लोगों की एवरेज इनकम होती है ना, मतलब बहुत सारे लोगों की जो एवरेज इनकम होती है, जो लो इनकम अगर कही जाए तो वो कम से कम नहीं तो 11 से 20 लाख के बीच में होती है। और इंडिया में ये एकदम डिफर है। इंडिया में ये 3 से 6 के बीच में होती है, जो मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी की एवरेज इनकम जो होती है 3 से 6 के बीच में, 3 लाख से 6 लाख के बीच में। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब वहाँ पे अगर 11 से 20 के बीच में है तो हम लोगों को वो वीज़ा नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, उनको भी पता है कि हम लोगों की जो एवरेज इनकम है मेजॉरिटी की वो 3 से 6 के बीच में है। तो 3 से 6 के बीच में ही वीज़ास जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीज़ास इसी प्रोफाइल पे आते हैं। आप कहीं भी जाकर देख लेंगे। आपको बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके फ़ंड ऐसे हों और आप कोई आउट ऑफ सीज़न ना चुन लें। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास पहले शेंजन्स हैं, फिर तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं ही होने वाली है। अब उस चीज़ पे बात करते हैं कि अगर वीज़ा जो है बार बार रिफ्यूज़्ड होके आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। अगर आप हर बार टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे हैं, मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि वो बार बार टूरिस्ट वीज़ा लगा रहे थे। और ये 2021 की ही मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी सी कैटेगरी से डी कैटेगरी में चेंज किया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू उन्होंने वर्क वीज़ा के लिए नहीं, उन्होंने दिया स्टडी वीज़ा के लिए। क्योंकि यूरोप में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी फ़ीस जो है ना, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप उस क्राइटेरिया में हैं कि आपकी एज और आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, जैसे हंगरी हुआ, ग्रीस हुआ, 1, 2, 3, 4 कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे फ़ीस जो है ना वो 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आपको साल की हो जाएगी। और आप एक बार अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी फ़ीस उनके पास चली जाती है और फ़ीस की रिसिप्ट आपके पास में है जो एम्बेसी में लगाने के लिए, अगर उन्होंने आपको ऑफ़र लेटर वगैरह भेज दिया तो 95% चांसेस हो जाते हैं कि आपके कितने रिफ्यूज़ल हों, आपकी एज क्या है, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है। आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो 90 से 95% तक हो जाते हैं। मैं ये 100 नहीं कह रहा, मैं ये इस बेस पे भी कह रहा हूँ कि मैंने 2021 में ही ऐसे बहुत सारी बेस देखे हैं, ऐसी बहुत सारी प्रोफाइल देखी हैं जो बहुत बार रिफ्यूज थी, लेकिन उन्होंने इस कैटेगरी में लगाई, इंटरव्यू दिए। और बहुत सारी कंट्रीज़ तो ऐसी भी हैं जो हिंदी में भी इंटरव्यू करती हैं। तो अगर आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा बनाया जाए, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, ये वीडियो आपके काम की है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।